नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको सोशियोलॉजी पढ़ाने वाले हैं और उम्मीद रखिएगा, क्योंकि उम्मीदों पर पूरी दुनिया कायम है। और ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि कम से कम अगर आप देखिए, मैं ये PDF आपको इस चैनल पर तो शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उस PDF से आपको क्या फ़ायदा होगा यदि आप उस PDF को ना समझ पाएँ। इसलिए आज इस PDF के माध्यम से मैं आपके जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ा देता हूँ। उसको पढ़कर यदि आप इसी PDF को बार बार दोहराएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कम से कम 18 या 19 सोशियोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 15 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उस PDF को बार बार रिवीजन करना होगा। मैं इस टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लेकिन आपको पहले उसको पढ़ना होगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। और आपको कह दूं, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा का नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम सोशियोलॉजी। और सबसे पहले सोशियोलॉजी में हम पढ़ेंगे समाज के बारे में। समाज क्या है, यदि हम समाज के बारे में समझ गए तो हम इस समाजशास्त्र के सब्जेक्ट को भी समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले समाज को समझते हैं। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि समाजशास्त्र में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वो है समाज, और इसके अभाव में हम इस विषय की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तो इस मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा अरिस्टो ने कहा था। तो कुछ अगर परिभाषाएं आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और सामान्य बोलचाल की भाषा में तो समाज का जो आशय है वो व्यक्तियों के समूह से लिया जाता है, परंतु समाजशास्त्री जो हम अवधारणा पढ़ेंगे, समाज में एक बड़ी ये अवधारणा है, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह का सिर्फ समाज थोड़ी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं। ठीक है, जिनकी सामान्य संस्कृति होती है, व्यवहार होते हैं, तौर तरीके होते हैं, उसे हम समाज कहते हैं। लेकिन जो परिभाषाएं हैं भाई साहब, उस परिभाषाओं को भी तो आपको गौर करना होगा। जैसे कि गिडियंस ने कहा कि समाज स्वयं समूह है। क्या है? समाज स्वयं समूह है। अब आपको मैं परिभाषा याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको कुछ कीवर्ड पकड़ने, जैसे कि गिडियंस को आपको ये रट लेना है कि समाज स्वयं समूह है, बाकी वाली कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा शब्द आप देख लो तो गिडियंस ठोक के आ जाओ। यानी कि समाज स्वयं समूह है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का क्या है? योग है, ऐसा गिडियंस ने कहा। र्यूटर ने क्या किया कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है। बस देख लो, अमूर्त अवधारणा, इतना पढ़ लो, कन्फर्म है। और यही कीवर्ड ऐसे आएंगे। आपको पता है समाजशास्त्र अगर आप गाइड पढ़ेंगे तो कम से कम आपके सामने 20-25 ये परिभाषाएं आ जाएगी जो बिना फालतू की है, आपके किसी काम की नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछते हैं, कहाँ से पूछते हैं, वो मैंने सारा पेपर एनालिसिस किया है, मुझे पता है, और कंफर्म में क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। अब समाज क्या है? पहली बात तो ये कि समाज है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि समाज क्या है। देखिए, व्यक्तियों का क्या है? समूह है। सही है साहब, व्यक्तियों का समूह है, लेकिन उसमें क्या है? परस्पर जागरूकता है और अमूर्त सहयोग है। ध्यान रखना, अमूर्त सहयोग है, ये ध्यान रखना। मूर्त अमूर्त को लेकर बहुत बार पूछा गया है। और संघर्ष भी पाया जाता है, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या पाया जाता है? इसमें संबंध भी पाया जाता है। ठीक है, और इसमें समानता और असमानता का भी क्या है? समावेश है। एक क्वेश्चन पूछता है कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, तो भाई साहब आपको बता दें कि जो संस्कृति होती है उसका सामान्य उद्देश्य होता है, कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन जो सभ्यता होती है ना, उसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। दूसरा, संस्कृति अविनाशी होती है, जो कई सालों से चल सकती हैं। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति अपने बनी रहती हैं। लेकिन सभ्यता का विनाश होता है। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, उसका विनाश हुआ है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और संस्कृति अमूर्त होती है, जबकि जो सभ्यता होती है वो मूर्त होती है। तो ये डिफरेंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसा पूछते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो मैकाइवर है, इसको तो आपको है ना कहीं छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैकाइवर से हमेशा क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, इसने कहा है कि समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। बस जहाँ सामाजिक संबंध आपको कहीं पर भी दिख जाए, वहाँ पर मैकाइवर ज़रूर होगा, ये नोट कर लो आप।
ठीक है। जहाँ भी मानव जीवन है वहाँ क्या है, समाज है। समाज संघर्ष से कटा हुआ क्या है, सहयोग है। मनुष्य के अलावा पशुओं में का भी क्या है, एक समाज होता है, ऐसा कहा मैकाइवर। और मैकाइवर ने कुछ तत्व बताए कि समाज में अगर ये तत्व हैं तो ये वास्तव में समाज हैं, कि समाज में आपको रीतियाँ, कार्य प्रणालियाँ, संस्था, परिस्थिति, भूमिका, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, सामाजिक नियंत्रण, स्वतंत्रता, यदि आदि जो तत्व हैं ऐसा समावेश किसमें है, समाज में है। एक मैं आपको थोड़ा डिफरेंट बता देता हूँ। एक आप पढ़ते हैं आधुनिकीकरण, एक पढ़ते हैं आप पश्चिमीकरण। ये भी आपसे पूछा जाता है कि आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण में क्या अंतर है। देखिए, जो आधुनिकीकरण है वो स्थान निरपेक्ष है, यानी आप किसी स्थान से इसकी तुलना नहीं कर सकते कि ये यहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर ऐसा है। लेकिन पश्चिमीकरण की आप तुलना कर सकते हैं। जैसे यूरोप के देश से हमारे भारत की तुलना करके आप कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, ये क्या है, सापेक्ष है, हम इसकी क्या कर सकते हैं, तुलना। अब क्वेश्चन तो ज़्यादातर बनता है यहाँ से, तो ध्यान रखना होगा कि समिति, समुदाय, समाज, एक समाज, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट है ना समान रूप से होते हैं। और लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम समाज और एक समाज के बारे में समझते हैं। देखिए, जो समाज होता है वो सामाजिक संबंधों का क्या होता है, वृहत समूह होता है। और एक समाज में क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है। जो समाज है उसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का कोई आवश्यकता नहीं है। समाज सार्वभौमिक है, कहीं पर भी समाज मिल जाएगा। लेकिन जो एक समाज है ना, उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है। और समाज में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध हो, लेकिन जो एक समाज है इसमें ज़रूर प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। ठीक है। समाज में तो सामान्य संस्कृति होती है, जैसे कि सबकी होती हैं। लेकिन जो एक समाज होता है, जैसे आप मुस्लिम समाज कहते हैं या आप हिंदू समाज कहते हैं, इनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। ठीक है। और समाज कम संगठित होता है, लेकिन जो एक समाज होता है उसमें वो ज़्यादा संगठित होता है। ये ध्यान रखना आपको। अब जो समुदाय हैं, समुदाय और समिति क्या है। देखिए, जो समिति है व्यक्तियों का समूह है। ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य है, मूर्त स्वरूप है, अस्थायी है, और संगठन की मात्रा अधिक है, और भावनात्मक संबंध कम है, और सदस्यता कैसी है, ऐसी है। जैसे समझिए, देखिए, समिति का व्यक्ति जानबूझकर इस समिति को बनाता है। यहाँ पर समिति का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है कि भाई ये उद्देश्य है हमारा, हम इस समिति का गठन कर रहे हैं, उसके बाद इसका विघटन भी होता है, इसको भंग भी कर दिया जाता है। क्या ये स्थायी है, नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अस्थायी। मूर्त स्वरूप होते हैं इस संगठन में, ये लोग होंगे, ये कार्य होगा, इस तरह से ये मूर्त स्वरूप है। दूसरी, संगठन की जो मात्रा है ना इसमें अधिक होती है, क्योंकि समिति एक मुख्य उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, तो लोगों का संगठन होना बहुत ज़रूरी है। और भावनात्मक संबंध कम होगा, यानी कि समिति का कार्य विशिष्ट उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद लोग अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं, तो ये समिति है। समुदाय क्या होता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, और इसका एक विशिष्ट नाम भी होता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, हिंदू समुदाय, है ना, और इसमें हम की भावना होती है। तो ये ध्यान रखना, हम की भावना किस में पाई जाती हैं, समिति में, समुदाय में, समाज में, एक समाज में। तो ऐसे आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको आना ज़रूरी है। और दूसरा, व्यक्तियों का समूह होता है, और हर जगह व्यक्तियों का समूह होता है, और सामान्य उद्देश्य होता है, अधिक संगठित होते हैं ये लोग, और अपेक्षार्थ क्या होता है, मूर्त होता है। तो ये था समिति, समुदाय, समाज, एक समाज, इसमें क्या अंतर है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब समुदाय के बारे में थोड़ी परिभाषा देख लो। मैकाइवर आ चुका है, जॉनसन क्या थी। देखो, समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का समूह है, जिसमें कुछ मात्रा में क्या पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है। ये हम की भावना ध्यान रखना, किसने कहा है, जॉनसन ने कहा है, ऐसे याद ना रहे। तो देखिए, बारात को मारवाड़ के लोग क्या कहते हैं, जॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉन कहते हैं। और जॉन में लोगों में क्या पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है। भाई देखो, ये दुल्ला क्या है मेरा, ये दुल्ला मेरा भाई है, ये दुल्ला मेरा मामा, ये चाचा है। इस तरह से हम की भावना पाई जाती है। और आपको पता है यहाँ पर लोगों का समूह भी होता है जॉन में, है ना, तो ऐसे याद रखना। और मैकाइवर में क्या याद रखो कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की बात करता है ये भी, और ये जॉनसन भी करता है। लेकिन रहने वाले लोगों का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, ये बात कौन करता है, मैकाइवर करता है। तो ये ध्यान रखना। मैकाइवर ने बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। क्या दिया है कि मैकाइवर ने कहा है कि हम समितियों के सदस्य हैं, न कि संस्था के। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। औद्योगिक समाज की अवधारणाओं से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। औद्योगिक समाज जो अवधारणा है वो साइमन ने दी। उत्तर औद्योगिक समाज की किसने दी, डैनियल बेन एलन टोरेन ने की। एक आएगा लघु समुदाय। देखिए, इसकी जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी, और ये विशिष्ट संस्कृति होती है इसमें। ठीक है,
और इसमें विशेष संस्कृति के साथ ये आत्मनिर्भर सदस्यों के मध्य भावनात्मक संबंध भी होता है और निकटता होती है, परंपरावादी होते हैं, रूढ़िवादी भी होते हैं, लघु समुदाय, छोटा समुदाय होता है। अब देखिए समिति और संस्था में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना। ये अंतर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाउट होते हैं बच्चों को, ठीक है। तो देखिए समिति क्या होती है, निश्चित उद्देश्य के लिए जानबूझकर बनाई जाती है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ठीक है। और संस्था में नियम, कार्य प्रणाली, एक व्यवस्थित स्वरूप होता है। समिति मूर्त होती है, जबकि संस्था क्या होती है, अमूर्त होती है। व्यक्तियों का समूह, पद सोपान होते हैं, श्रेणी क्रम होते हैं, यानी कि अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, है ना, ऐसे कुछ पद होते हैं वो समिति में। जबकि कार्य प्रणाली की ये संस्था होती है, इस संस्था में ऐसे हायरार्की नहीं होती, ठीक है। समिति अधिक संगठित होती हैं और ये कम संगठित होती हैं। इसका विशिष्ट उद्देश्य होता है, ये विशिष्ट उद्देश्य खत्म होते ही इसको भंग कर दिया जाता है, यानी कि कुछ स्थायी भी कर सकते हैं, कुछ अस्थायी भी कर सकते हैं। जबकि जो आप संस्था पढ़ रहे हैं वो सामान्य उद्देश्य भी होगा और स्थायी भी होगा। और ध्यान रखना है ये मानव निर्मित होती हैं समिति, जबकि ये स्वतः स्फूर्त होती हैं और इसमें औपचारिक भी होंगे, अनौपचारिक भी होंगे। यानी कि जैसे आप संस्था में विवाह, परिवार, ये भी तो एक संस्था है ना, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए मैकाइवर फिर आया है, इसको तो आप बिल्कुल घोट डाल दीजिए, मैकाइवर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सामाजिक समूह से तात्पर्य है व्यक्तियों के ऐसे संकलन से जिसके दूसरों के साथ क्या है, सामाजिक संबंध। मैंने कहा ना ये सामाजिक संबंध की वर्ड मैकाइवर से कनेक्ट रखना, आप यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। गिडेस ने क्या कहा, व्यक्ति का ऐसा योग जो नियमित रूप से क्या करें, अंतःक्रिया, ठीक है, और सामाजिक समूह का क्या करता है, निर्माण। ऑग्नबर्न और नीमकॉप ने कहा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं एवं एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं तो सामाजिक समूह का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ऐसा ऑग्नबर्न और नीमकॉप ने कहा है। आगे पढ़ते हैं हम। मर्टन ने क्या कहा है, देखिए मर्टन दो या दो से अधिक व्यक्ति कुछ हद तक स्थायी और नियमित अंतःक्रिया समूह के सदस्यों के द्वारा अपने उस समूह का क्या सदस्य माने, ऐसा कहा है मर्टन ने। और ध्यान रखना ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, पहले एक बार अच्छे से मेरे साथ आप देख लीजिए, फिर आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर इसको बार बार पढ़ेंगे तो सोशियोलॉजी से लगभग क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे और मैं एग्ज़ाम के बाद आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में कितने क्वेश्चन यहाँ से बने। देखिए सामाजिक समूह क्या है, मैंने सामाजिक समूह की जो भी विशेषताएं हैं वो एकजुट कर लें। जैसे देखो दो या दो से अधिक लोग होते हैं सामाजिक समूह में, होता है ऐसा। परस्पर क्या होती है, जागरूकता होती है। नियमित क्या होती है, स्थायी अंतःक्रिया। समानता की चेतना होती है। सदस्यता की अनिवार्यता होती है। औपचारिक अनौपचारिक संबंध होते हैं। स्वायत्त विकास होता है। अपेक्षाकृत कम संगठित और भावनात्मक निकटता छोटे छोटे समूह में अधिक होती है। और मूर्त समूह होता है और सामान्य उद्देश्य, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने लोगों का समूह देख लिया रेलवे स्टेशन पर कहा और कि ये क्या है, सामाजिक समूह है, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या परस्पर जागरूकता है, नहीं है ना। नियमित स्थायी अंतःक्रिया है, नहीं है। तो ये इस तरह से ध्यान रखना। अगला है प्राथमिक समूह। देखिए प्राथमिक, यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग तरह से जैसे बांटा गया, एक प्राथमिक समूह होता है, एक द्वितीयक समूह होता है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन एक आएगा, कन्फर्म है, नोट कर लो भले। देखिए जो प्राथमिक समूह है चार्ल्स कुले ने दिया था, ठीक है, और द्वितीयक समूह कुले ने नहीं दिया था, लेकिन जो प्राथमिक समूह में नहीं है वो द्वितीयक समूह में रख दिया। इस प्रकार से इनके दो भाग बना दिए। जैसे प्राथमिक समूह में एक सीमित संख्या होती है, जबकि द्वितीयक समूह में अधिक संख्या होती है। अधिक संख्या इसलिए होती है कि यहाँ इसका कोई भी सदस्य बन सकता है। और प्राथमिक में घनिष्ठ संबंध एवं सहयोग होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। इसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है, इसमें ऐच्छिक नहीं होती है, क्योंकि आप प्राथमिक समूह में आप मान लीजिए घर में एक पुत्र के रूप में है, ठीक है, तो आप ये थोड़ी चाहते थे कि यार मैं पुत्र ना होकर मैं कुछ ये होता, ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि ये प्राथमिक समूह है, सदस्यता मिल गई, बस मिल गई आपको। लेकिन द्वितीयक समूह में ऐसा नहीं है। प्राथमिक समूह में सामान्य उद्देश्य होता है, जबकि द्वितीय में विशिष्ट उद्देश्य के लिए जाते हैं, ठीक है। ये अनौपचारिक है। जैसे आप परिवार में देखते हैं, परिवार का जो समूह है यह क्या औपचारिक है, नहीं। नियम कायदे कानून है क्या, नहीं। जबकि द्वितीयक समूह क्या है, औपचारिक है। भावनात्मक रूप आप परिवार में ज़्यादा देंगे या बाहर, तो आपको कहाँ देखेंगे, परिवार में, यानी भावनात्मक निकटता अधिक होगी, यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। कुले ने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राथमिक समूह मानव स्वभाव एवं व्यक्तित्व के क्या हैं, पोशिका हैं, तो ये ध्यान रखना। अब कुछ और समूह देखते हैं, जैसे WG समनर ने दिया फोकवेज, पुस्तक है इनकी, फोकवेज यानी कि जनरीतियाँ। एक दिया अंत समूह, एक दिया बाह्य समूह। अंत समूह आप प्राथमिक में जो विशेषताएं देखते हैं वही अंत समूह है, और बाह्य समूह जो आप द्वितीयक में विशेषता देखते हैं वही द्वितीयक विषय है, ठीक है। और अलग बताइए इसने सदस्यों के मध्य घनिष्ठता और सदस्यों के मध्य दूरी, तो ये किसने ऐसी अवधारणा दी, तो आप ध्यान रखना ये समूह बताए हैं WG समनर ने, ठीक है। मैकाइवर ने कौन कौन से बताए,
मैकाइवर ने एक क्षेत्रीय एकता वाले, जैसे आप राष्ट्र देखते हो, राज्य देखते हो, समुदाय देखते हो, एक हितों के प्रति जागरूक तो है परंतु उसमें संगठन का अभाव है। जैसे आप प्रवासी समूह देखते हैं, आप जाति देख लो या आप भाषाई समूह देख लो, ये सब हितों के प्रति एवं संगठित समूह, वे हितों के प्रति भी हैं और संगठित भी हैं। जैसे आप छात्र संघ देखते हो, मजदूर वर्ग देखते हो, संघ देखते हो या कोई क्लब देखते हो, इस तरह से। वीर स्टीड ने जो सामाजिक समूह हैं उसको चार भागों में बांटा, लेकिन आधार 3 बताएं। जैसे उसमें समानता की चेतना होनी चाहिए, उनमें सामाजिक अंतक्रिया होनी चाहिए, उनमें सामाजिक संगठन होना चाहिए। तो समूह तो 4 बताए, जैसे कि एक सांख्यिकी समूह है, एक समाजीय समूह है, एक सामाजिक समूह है, एक समिति समूह है। अब देखना, ध्यान रखना, जो सांख्यिकी समूह है उसमें न तो समानता की चेतना है, न तो सामाजिक अंतक्रिया है, ना तो उसमें सामाजिक संगठन है। जो समाजीय समूह है उसमें समानता की चेतना तो है लेकिन सामाजिक अंतक्रिया का अभाव है, सामाजिक संगठन का अभाव है। सामाजिक जो समूह देखते हैं उसमें समानता की चेतना तो है लेकिन सामाजिक अंतक्रिया की चेतना तो है लेकिन सामाजिक संगठन का क्या है, अभाव है। लेकिन आप जो समिति देखते हैं उसमें तीनों विशेषताएं हैं, उसमें सामाजिक चेतना भी है, उसमें सामाजिक अंतक्रिया भी है और में सामाजिक संगठन भी है। ठीक है, मिलर ने भी कुछ प्रकार बताए। देखिए, कुछ हिंदी वर्ड अजीब तरह से होते हैं, आपको याद नहीं रहते हैं, तो कुछ इंग्लिश आप याद कर लिया करो। जैसे इन्होंने 2 भाग बताए, अलग अलग नाम आ जाते हैं, कभी 36 दे देते हैं तो कभी सम स्त्री देते हैं, कभी विषम स्त्री है, कभी उद्रंग दे देते। तो ऐसे याद रखो, एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल। वर्टिकल यानी कि श्रेणी क्रम, ऊपर से, जैसे आप कास्ट देखते हो, एक निम्न कास्ट का, फिर ऊपर कास्ट का, ऐसे कास्ट में क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। उसी प्रकार 37 यानी कि बिल्कुल सभी सदस्य क्या हो, समान हो, जैसे आप फैमिली में देखते हो, है ना। तो ये मिलर ने बताया ऐसा। अगला है मर्टन। मर्टन ने जो सामाजिक समूह बताए, एक तो सदस्यता समूह, एक गैर सदस्यता समूह। सदस्य समूह जो जन्मजात हैं, आपसे एक बार सदस्य बन गए, बस बन गए। जैसे आप जाति से, प्रजाति से, लिंग से, क्या इसको आप परिवर्तन कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन जो गैर सदस्य समूह होते हैं जिसका सदस्य ना हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप सदस्य बन सकते हो उसका, अगर आप चाहो तो उसका सदस्य नहीं बन सकते हो। तो इस तरह से ध्यान रखना। हर्बर्ट साइमन ने संदर्भ समूह की मूल अवधारणा दी है और मर्टन ने इस संदर्भ समूह को क्या बनाया, लोकप्रिय बनाया। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर, आपको सिर्फ इनके जो समूह हैं और इनके जो विद्वान हैं इनको सुमेलित के रूप में पूछा जाता है या इस अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, सिर्फ यह पूछा जाता है। आपको डीपली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बार बार इस पीडीएफ को आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। स्टाउपर ने सापेक्षित वंचना या तुलनात्मक अभाव बोध की क्या दी, अवधारणा दी और इसको लोकप्रिय बनाया मर्टन ने। टोनिज ने 2 बताए, एक सामाजिक समूह, एक सामाजिक समूह को 2 प्रकार बताए, एक गेमिनसेप्ट है और एक गेसेलसेप्ट। गेमिनसेप्ट समुदाय, जो मैं पढ़ा चुका हूँ क्या होता है समुदाय, और गेसेलसेप्ट का उसने समिति को, तो ये भी ध्यान रखना। वर्ड ने 2 बताई हैं। देखिए, एक है ऐच्छिक, एक है अनिवार्य। न्यूकॉम्ब ने 2 बताए, एक सकारात्मक संदर्भ समूह, एक नकारात्मक संदर्भ समूह। सैंडरसन ने सामाजिक समूह को 3 भागों में बांटा, एक ऐच्छिक, अनैच्छिक, एक है प्रतिनिधि मूलक। ठीक है, अगला है परिस्थिति यानी कि पद, यानी कि जो समाज आपको पद देता है उसके अनुरूप आप जो भूमिका निभाते हैं वो, यानी कि समाज द्वारा दिया गया पद और पद के अनुरूप भूमिकाएं निर्वहन करना। ठीक है, और एक ही समय में कई सारे सामाजिक पदों से, परिस्थितियों से आप युक्त होते हैं। जैसे आप किसी का पिता भी हो सकते हैं, आप किसी का पुत्र भी हैं, आप किसी का भाई भी हैं, आप किसी का शिक्षक भी हैं। तो ये क्या है, सामाजिक परिस्थिति है। ठीक है, रॉबर्ट वीरस्टीड ने क्या किया कि समाज परिस्थितियों का क्या है, संजाल है, यानी पद ही पद दे रखे हैं। ठीक है, और लिंटन ने कहा कि प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ी विभिन्न भूमिकाएं होती हैं, अर्थात भूमिका किसी भी सामाजिक परिस्थिति पर आसीन व्यक्ति कार्य संबंधित जो सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं उससे वो जुड़ा होता है, ऐसा कहा है लिंटन ने। और लिंटन ने क्या कहा है कि भूमिका परिस्थिति का क्या है, गतिशील पक्ष है। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों क्या है, सिक्के के दोनों एक पहलू हैं। यानी कि एक सामाजिक पद आपको दिया जाता है, उसके अनुरूप आप जो भूमिका निभाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लिंटन ने द स्टडी ऑफ मैन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में इसकी चर्चा की है। एक होती है अर्जित परिस्थिति, एक होती है प्रदत्त। प्रदत्त जो आपको मिल गई, जैसे आप जाति हैं, प्रजाति हैं, लिंग हैं, आयु है, इसमें आप कुछ चेंज कर सकते हो नहीं। लेकिन यदि आप अर्जित यानी कि आप अपने कौशल के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा इसको पा सकते हैं, यानी आप
जैसे आप वर्ग में देखते हो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग का अच्छा तैयारी करेगा तो वो उच्च वर्ग में आ सकता है शिक्षा के द्वारा, योग्यता के द्वारा, कुशलता के द्वारा, और ये श्रेणी सब मुक्त समाज में आएगा, यानी कि खुला समाज, जिसमें वर्ण और आधुनिक समाज कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये अर्जित हैं। परिस्थिति में देखिए दो शब्द मिलते हैं, एक मिलता है आपको प्रतिष्ठा और एक सम्मान। अंतर क्या है? जैसे आप सामाजिक पद में देखेंगे, एक डॉक्टर साहब है और एक चपरासी है। प्रतिष्ठा किसकी जाता है? किसकी है? डॉक्टर की है। लेकिन अगर सम्मान की दृष्टि से देखें, अगर किसी ने कार्य किया है, चाहे उसको सामाजिक पद कैसा ही दिया गया है, लेकिन उसने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ कार्य किया है, तो उसको कहते हैं सम्मान। ठीक है, किंग्सले डेविस ने सामाजिक समूह के 3 बताए, एक ऑफिस, एक स्टेटस सेट, एक है स्टार्टम। इसको इंग्लिश में याद कर लो, हिंदी में अलग अलग शब्द आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ऑफिस, जैसे पीएम है, बैंक मैनेजर है, ये ऑफिस। ठीक है, और स्टेटस सेट कैसे? जैसे कि परिस्थिति समुच्चय पुंजंग, यानी एक साथ बहुत सारे आपको पद मिल जाते हैं सामाजिक, आपको ये भी करना, आपको वो भी करना, इस पद के अनुरूप अलग अलग पद मिलते हैं, उसे परिस्थिति सेट कहते हैं। स्टार्टम क्या है? स्तर या स्तूप होते हैं। ठीक है, और ईटी हिलर ने दिया है कौन सा? स्टेटस सीक्वेंस, यानी कि आप स्टूडेंट हैं, अच्छी तैयारी करेंगे, आप टीचर बन जाएंगे, टीचर के बाद आपका क्या पता प्रमोशन हो जाए, प्रिंसिपल बन जाए आप, और प्रिंसिपल के बाद आप एमएलए का चुनाव लड़े, एमएलए बन जाए, कल को आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, आगे पीएम। ये सीक्वेंस है आगे से आगे। तो ये जो सीक्वेंस वाला जो अवधारणा दी वो ईटी हिलर ने दी। ठीक है, एक होती है परिस्थिति कुंठा, यानी कि आपको समाज के द्वारा सामाजिक आपको पद दिया गया है, लेकिन उस सामाजिक पद को आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण आपका कोई भी मानसिक या शारीरिक कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे प्रधानाचार्य को क्या करना चाहिए, तो स्कूल में जो व्यवस्था करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, कोई ना कोई कारण होगा, उसको कहते हैं परिस्थिति कुंठा। भूमिका, मर्टन ने एक रोल सेट, एक रोल कॉन्फ्लिक्ट दिया है, यानी कि भूमिका समुच्चय या पुंज, यानी कि विभिन्न सामाजिक पदों में विभिन्न भूमिकाओं के योग को क्या कहते हैं? रोल सेट कहते हैं। आप कितनी भूमिकाएं निभाते हैं, जितने भी आपको सामाजिक पद मिले हैं अलग अलग तरह से वो। और भूमिका संघर्ष आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ये एक व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो जज है, और जज के सामने एक अपराधी को पेश किया जाता है। अब वो अपराधी उसका बेटा है, अब बताओ वो पिता का धर्म निभाए या जज का धर्म निभाए? तो एक तरफ कर्तव्य है, एक तरफ धर्म है, तो इसमें संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो मर्टन ने उसको कहा है रोल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, 2 बुक लिखी गई है, एक सोशल चेंज है और दूसरी भी क्या है? सोशल चेंज है। एक सोशल चेंज लिखी विलवर्ट ई मूर, एक लिखी ऑगबर्न ने। मैं कई बार आया है, ध्यान रखना, समाज के अंतर्गत लोगों के सामाजिक संबंधों, मैंने कहा ना सामाजिक संबंध की वर्ड को नोट कर लो कि स्वरूप में आए बदलाव को क्या कहते हैं? सामाजिक। किंग्सले डेविस ने क्या कहा? यहाँ पर रख लो संरचना को। ठीक है, इसमें आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए, जो ये सामाजिक परिवर्तन है क्या सिर्फ हमारे भारत में होता है? नहीं, ये क्या एक सार्वभौमिक पर घटना है, सब जगह होता है। क्या दिशा निश्चित होती है इसकी? नहीं। क्या मूल्य निरपेक्ष की अवधारणा? हाँ, ये एक मूल्य निरपेक्ष की अवधारणा है। ठीक है, और ये जो सामाजिक परिवर्तन है, इस सामाजिक परिवर्तन कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, तो उन सिद्धांतों के बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए प्लेटो का एक सिद्धांत है, आपको सिर्फ सिद्धांत रट के जाना है, सिद्धांत से ही सीधा क्वेश्चन बनता है। अब जो प्लेटो का सिद्धांत है, तो अब कुछ प्लेटो की, सोरोकिन की अलग अलग बहुत सारी बुक्स हैं, तो उसका पीडीएफ में अलग से बनाकर आपको भेज दूंगा। जैसे एक प्लेटो ने अपनी पुस्तक लिखी थी माइंड एंड सोसाइटी। ठीक है, तो उस माइंड एंड सोसाइटी में इस अभिजातीय वर्ग और कुलीन वर्ग के या परिभ्रमण सिद्धांत के बारे में क्या किए? चर्चा की है। ठीक है, और इसे सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में इन्होंने शामिल किया है, यानी कि प्लेटो के का अनुसार 2 वर्ग इन्होंने बताई, एक तो है शासक वर्ग, एक है गैर शासक वर्ग। ध्यान रखना। ठीक है, और इसने इसी प्लेटो ने परिभ्रमण का सिद्धांत कहा, क्योंकि आपको बता दें कि जो शासक वर्ग है उसको इसने कहा लॉइन, और गैर शासक वर्ग को कहा फॉक्स, यानी कि ये चालाक है। ठीक है, ये इसका कभी न कभी ये भी है ना लॉइन, यानी कि शासक अभिजन बनना चाहता है, और शासक जो अभिजन है वो इतना बेपरवाह हो गया है, अपने कर्तव्य से इतना विमुख हो गया है कि वो इस कैटेगरी में चला जाएगा और ये इस कैटेगरी में चला जाएगा, यानी ये चक्कर ऐसा चलता रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं सक्रिय सिद्धांत। तो प्लेटो का सिद्धांत ध्यान रखना, अभिजाति कहे या कुलीन वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत कहे तो ये ध्यान रखना है। और इतिहास कुलीन वर्गों की क्या है? कब्रगाह है, ये इसका स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है सोरोकिन। सोरोकिन ने सोशल एंड कल्चर एंड डायनेमिक्स बुक्स लिखी है। ठीक है,
और सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण इन्होंने बताया सांस्कृतिक परिवर्तन। देखिए ये पूछा जाता है, सांस्कृतिक परिवर्तन किसने बताया, सोरोकी ने बताए हैं। 3 स्वरूप बताए, एक है आइडियनल कल्चर यानी कि आदर्शात्मक, एक है सेंसेट यानी इंद्रिय परक भौतिक, और एक है आइडियलिस्टिक यानी आदर्शवादी। और इसको भी सक्रिय गति का है, क्यों का, क्योंकि ये आपको बताते हैं कि ये है आइडियनल यानी कि आदर्शात्मक व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी है, परंपरावादी है, वो धीरे धीरे भौतिक सुखवाद की ओर बढ़ना चाहता है, सेंसेट की ओर बढ़ना चाहता है, इंद्रिय सुख की ओर बढ़ना चाहता है। तो एक बीच में ऐसी प्रक्रिया आएगी आदर्श, यानी कि आधा तो वो रहेगा आदर्शवादी और आधा बढ़ जाएगा कहाँ, भौतिकवाद की ओर, और फिर वापस इससे मन भर जाएगा इंद्रियवाद से, इंद्रिय सुख से, फिर बढ़ेगा वो वापस आदर्शों की ओर बढ़ेगा। तो बीच में ये एक और स्थिति आएगी आदर्श, ठीक है। तो ये ऐसे चक्कर चलता रहेगा। इस चक्कर को इसलिए इसको कहते हैं चक्रीय गति। क्या कहते हैं, चक्रीय गति। ये है सोरोकिन का सिद्धांत, समझ में आ गया मेरे हिसाब से। अगला है स्पेंगलर का सिद्धांत। इन्होंने एक बुक लिखी डेक्लाइन ऑफ द वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिमी, जो पश्चिमीकरण बढ़ रहा है उसका क्या होगा, एक ऐसी यानी कि एक श्रम सीमा के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो इसकी श्रम सीमा ये आप कह सकते हैं श्रम सीमा आने के बाद ये वापस पतन की ओर लौट जाएगा। इसलिए इसने कहा है स्पेंगलर का सिद्धांत, यानी कि डेक्लाइन ऑफ द वेस्ट, यानी कि पश्चिमी सभ्यता इतनी बढ़ चुकी है कि ये अपनी श्रम सीमा पर पहुंच चुका है और एक दिन इसका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। अगला है टॉयनबी का सिद्धांत, प्रति उत्तर का सिद्धांत, या आप कह सकते हैं चुनौती और प्रति उत्तर का सिद्धांत। चलिए अब हम पढ़ते हैं जाति के बारे में। जाति क्या है, ठीक है। और जाति से ये तो आप परिभाषा रट के जाना, मजूमदार ने कहा, पिछले साल भी एक क्वेश्चन बनाया कि जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा, मजूमदार ने कहा। कुले की परिभाषा देखिए, जब कोई वर्ग आनुवांशिकता पर आधारित हो तो उसे जाति कहते हैं। तो आनुवांशिकता किसने कहा, कुले, आनुवांशिकता, कुल मिला के आनुवांशिकता। इरावती कर्वे ने कहा जाति एक विस्तृत क्या है, स्वजन है, या आप कह सकते हैं नातेदार हैं, तो इसको भी याद रखना। मैक्स वेबर ने कहा जाति एक परिस्थिति का क्या है, समूह है, यानी एक पद है जो समाज के द्वारा दिया जाता है। अब ये जाति कहाँ से आई और अब जाति का उन्मूलन क्यों हो रहा है। देखिए जाति वर्ण से आई है। जैसे वैदिक काल में वर्ण थे वो कर्म आधारित थे, उत्तर वैदिक काल में वो कैसे हो गए, वो जन्म आधारित हो गए, फिर धीरे धीरे नई जातियाँ बनी और यही जाति आज विद्यमान है। लेकिन अब ये जाति वर्ग की ओर बढ़ रही है, ठीक है, जो कि आप आधुनिकीकरण देख रहे हैं। अब कुछ जाति उत्पत्ति सिद्धांत है कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वर्ण से हुई है, वो है परंपरागत सिद्धांत, और इसके जो समर्थक हैं वो हैं घूरिये, मर्टन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है धार्मिक सिद्धांत, ये कहा है हॉकार्ट और सेनाट ने। एक है व्यावसायिक सिद्धांत, ये नेस्फील्ड ने कहा है। राजनीतिक सिद्धांत किसने कहा, अबे डुबोय ने कहा। उद्विकासी सिद्धांत किसने दिया, एबेटस ने दिया। और प्रजाति सिद्धांत किसने दिया, रिजनल ने दिया। यानी कि ये जाति उत्पत्ति सिद्धांत है, अच्छे से पढ़कर जाना, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए जाति की व्यवस्था, जैसे जाति की विशेषताएं हैं, जाति व्यवस्था के गुण हैं, जाति व्यवस्था के दुष्परिणाम क्या है, जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया। तो विशेषताओं की बात करें तो ये एक खंडनात्मक विभाजन है, जैसे कि एक जाति दूसरी जाति इस तरह, और श्रेणी क्रम और सोपानुक्रम है, निम्न जाति उच्च जाति, है ना। सदस्यता कैसी होती है, जन्मजात होती है। खान पान के भी निश्चित नियम होते हैं कि हमारी जाति में भाई ये नहीं खाया जाता, वो नहीं खाया जाता, इस ये खाना पाप है ना। ये तो निश्चित व्यवसाय भी होता है, पुश्तैनी व्यवसाय होता है। जैसे दर्जी समाज हैं, दर्जी समाज आगे क्या करेगा, सिलाई कर रहा है तो उसका पुत्र भी सिलाई करेगा। सोनार हैं, सोनी हैं, तो ये सब क्या हैं, ये निश्चित व्यवसाय हैं। अंतर्विवाह, अपने गोत्र में विवाह करना, बस यही। और गुण देखिए, सामाजिक सुरक्षा मिलती है इससे, ठीक है, जातियों में, और क्योंकि संगठन की भावना, पहचान भी मिलती है जाति से, और निश्चित क्या है, व्यवसाय भी मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या मिल गया आपको, आर्थिक सुरक्षा मिल गई। जो पापा काम कर रहे हैं, पीछे आप भी काम कर रहे हैं, जल्दी काम सीख गए तो आपको आर्थिक सुरक्षा मिल गई। और जातिगत क्या होती है, एकता होती है, और संस्कृति का भी विकास होता है। दुष्परिणाम ये है कि इसमें असुविधा, सामाजिक अन्याय और जातिगत हिंसा भी होती है। भाई भतीजावाद आप देख रहे हैं आजकल। परिवर्तन क्या आया है जातियों में, तो आपको बता दें जातियों में भेदभाव, असमानता, शोषण, अन्याय, इसमें कमी आ गई। क्यों, क्योंकि समाज अब जाति से किसकी ओर बढ़ रहा है, वर्ग की ओर बढ़ रहा है। अंतर्जातीय विवाह में प्रचलन हो गए हैं, एक जाति से दूसरी जाति में आजकल विवाह सामान्य बात हो गई है। और निश्चित
व्यवसाय में जातिगत बाध्यता भी खत्म हो गई हैं। कोई सा भी व्यवसाय करें आजकल, दर्जी वाले जो काम है दूसरे लोग भी करते हैं, सोनी वाले काम है वो भी दूसरे हैं। तो इस तरह से ये व्यवसाय की जो बाध्यता है वो भी खत्म हो गई है। आर्थिक मान्यताओं में भी क्या आ गई, कमी आ गई है। जाति से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, उसको रट लेना है आपको। सीधा क्वेश्चन बनता है जैसे पवित्रता और अपवित्रता का सिद्धांत किसने दिया, ये अवधारणा किसने दी, तो लुई डूमा ने दी। यानी कि जो ज़्यादा उच्च जाति का होगा वो क्या है, पवित्र, जो निम्न जाति का होगा वो अपवित्र है। संस्कृतिकरण की दी है प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने दी है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। पश्चिमीकरण और लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण किसने दिया, M.N. श्रीनिवास ने दी। और संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, मजूमदार ने दी। जनजातीकरण की अब जो अवधारणा किसने दी, S.L. कालिया ने दी। तो ये आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है। वर्ण, सामाजिक व आर्थिक अवधारणाएं, वर्ग ध्यान रखना, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण की सार्वभौमिक इकाई है, जैसे कि एक निम्न वर्ग होता है, एक मध्यम वर्ग, एक उच्च वर्ग, तो है ना। और वर्ण आधुनिक औद्योगिक नगरीय मुक्त प्रगतिशील समाज की ये विशेषताएं ध्यान रखना, आज के समाज की ये विशेषताएं। और ये अर्जित परिस्थिति है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो जन्म लिया है आप उसी के रहें। जाति से आज जैसे कि आप पहले अंतर्विवाह होता था, अब अंतर्जातीय विवाह होता है, तो ये वर्ग की विशेषताएं। सदस्यता, योग्यता, कौशल, आप निम्न वर्ग के हैं, अच्छी मेहनत करेंगे आप उच्च वर्ग में जा सकते हैं। वर्ग चेतना भी पाई जाती है और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता भी पाई जाती है। अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जाति और वर्ग में क्या अंतर है। देखिए, जो सामाजिक अवधारणा है वो क्या है, जाति है। आर्थिक अवधारणा क्या है, वो वर्ग है। प्रदत्त परिस्थिति है, जो मिल गई सो मिल गई, ये अर्जित हैं अपने योग्यता कौशल के अनुसार। आप विभाजन क्या है, धर्म के आधार पर विभाजन होता है जाति का, लेकिन यहाँ पर आय पैसा कितना है आपके पास, बस। भारतीय समाज की क्या है, अनूठी विशेषताएं हैं ये, जबकि ये सार्वभौमिक मिल जाएगा आपको। और निश्चित व्यवसाय होता है, जबकि यहाँ पर कोई ऐसा बाध्यता नहीं है। सदस्यता, यहाँ जन्म जाते हैं, यहाँ पर सदस्य अपनी योग्यता के अनुसार कुशलता के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। अंतर्विवाह होता है, यहाँ अंतर्विवाह होता है। अंतर्विवाह अपने गोत्र में विवाह करना, अंतर्विवाह किसी अन्य जाति में भी विवाह कर सकते हैं। और ये अपरिवर्तनशील होती हैं, जबकि जो ये वर्ग होता है वो परिवर्तनशील होता है। निम्न वर्ग का उच्च वर्ग में जा सकता है, उच्च वर्ग का निम्न वर्ग में आ सकता है। अगला है डेफिनेशन ऑफ वर्ग, यानी कि जो वर्ग की परिभाषाएं दी है अलग अलग विद्वानों ने, वो ध्यान रखना। पहला आया है मैकाइवर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने क्या कहा, ऐसा सामाजिक वर्ग जो ऐसा लोगों का समूह जिससे सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों के समूह से जो अलग किया जा सके उसे कहते हैं समाज वर्ग कहते हैं। और मार्क्स ने क्या कहा, उत्पादन के साधनों से समान संबंध रखने वाले लोगों को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और मार्क्स के कुछ सिद्धांत याद रखना, जैसे ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वंद्ववाद का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अलगाव का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये सीधे सिद्धांत पूछे जाते हैं, आपको डीपली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। अगला कुछ अवधारणाएं दी इसने, जैसे स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग, ये अवधारणा दी इन्होंने। और इनके कुछ स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कार्ल मार्क्स के, जैसे इन्होंने कहा है कि अब तक मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इन्होंने कहा धर्म जनता के लिए क्या है, अफीम है। इन्होंने कहा इतिहास प्राय सभी युगों में दो ही वर्ग हुए हैं, एक तो स्वामी और एक दास सर्वहारा, यानी कि एक हैव नॉट। हैव जैसे स्वामी, सामंत, बुर्जुआ, ये बुर्जुआ पूछता है आपसे, ध्यान रखना। और एक पूछता है सर्वहारा, ठीक है। हैव नॉट यानी दास, अर्ध सामंत। दुनिया के मजदूर एक हो, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। पूछा जाता है बहुत एग्जामों में, ध्यान रखना। मैक्स वेबर ने जो प्रकार बताया, एक समान जीवन शैली और परिस्थिति बाजार मूल्यों के आधार पर वर्ग का क्या होता है, निर्माण होता है। और वर्ग के प्रकार 3 मूलतः हैं, लेकिन 6 उपभाग है इसके, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग को 2 भागों में, उच्च वर्ग, मध्यम, उच्च वर्ग। और जो मध्यम वर्ग है उसको 2 भागों में बांटा गया, उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। और जो निम्न वर्ग है उसको 2 भागों में बांटा गया, एक मध्यम निम्न वर्ग, एक निम्न निम्न वर्ग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन होंगे, इससे अच्छे से क्लियर करना आपको। अब देखिए जो आधार क्या है इसमें, जो वर्ग हैं, जैसे निम्न वर्ग हैं, श्रम ज़्यादा कौन करता है, निम्न वर्ग के। शारीरिक श्रम सबसे ज़्यादा करते हैं निम्न वर्ग के। मध्यम वर्ग के मानसिक थोड़ा ध्यान रखते हैं और श्रम भी करते हैं, लेकिन उच्च वर्ग की अपेक्षा कम शारीरिक और मानसिक काम करते हैं, ध्यान रखना। और जो धर्म, परंपरा, प्रथा निम्न वर्ग में कम महत्व है। कम इसलिए कि उनको ये टाइम ही नहीं मिलता ऐसी कार्य करने के लिए, जबकि इन मध्यम वर्ग के बाद खूब टाइम होता है, वे धर्म, परंपरा, प्रथाएं कई मनाते हैं।
और उच्च वर्ग में अत्यंत कम, ये विश्वास ही नहीं करते। और सामाजिक संस्थाएं का जो महत्व है वो निम्न वर्ग में कम होता है, ठीक है, जबकि मध्यम वर्ग में अधिक होता है और उच्च वर्ग में तो अत्यंत कम होते हैं। यानी सामाजिक संस्था जैसे विवाह, परिवार, ये सब सामाजिक संस्थाएं हैं। बचत की भावना निम्न वर्ग में कम होती है, क्योंकि इतना ही कमाते हैं वही खर्च हो जाता था, बचत होगा क्या, नहीं। लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो अत्यधिक क्या करता है, बचत करता है। और उच्च वर्ग का सबसे ज़्यादा उच्च बचत करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है उच्च वर्ग बनने के लिए बचत की आवश्यकता होती है। मैक्स वेबर ने वर्ग के 4 प्रकार बताए, ठीक है। एक संपत्तिशाली उच्च वर्ग, एक संपत्तिहीन सफ़ेद फौज, यानी कि संपत्ति है नहीं फिर भी वे कह रहे हैं हाँ बस मैं ही हूँ, है ना। और एक है पेटी बुर्जुआ, पहले पूंजीपत थे अब निम्न वर्ग हो गए, अब गरीब हो गए साहब, उसे कहते हैं पेटी बुर्जुआ। और अकुशल श्रमिक, ठीक है। मॉस्का ने बताया शासक वर्ग और शासित वर्ग, ठीक है। डैनियल थॉर्न ने बताया मालिक, किसान, मजदूर। और एंथनी गिडेंस ने बताया उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद हो जाएगा। बार बार इसको पढ़ोगे तभी याद होगा। मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना, एक सोशियस, एक है लोगस, ठीक है। लैटिन भाषा का शब्द है समाज और ये ग्रीक भाषा का अर्थ है विषय, यानी कि समाज का विषय, इसे कहते हैं हम समाजशास्त्र। अब पढ़ते हैं हम काम्टे का सिद्धांत, जो कि समाजशास्त्र में आता है। काम्टे ने सिद्धांत दिया है विज्ञानों का संस्तरण या श्रेणी क्रम। संस्तरण क्या है? जैसे MAPCB, ये क्रम याद रखना है। M का अर्थ है मैथ, A से एस्ट्रोलॉजी, P से फिजिक्स, C से केमिस्ट्री, B से बायोलॉजी, S से क्या है? S से है सोशियोलॉजी। सबसे सरल कौन सा है? मैथ। आप कह रहे हैं सर मैथ कैसे है, क्योंकि इसमें किसी भी अन्य सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं, मैथ स्वतंत्र है, ठीक है, किसी आवश्यकता नहीं। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए आप किसका सहारा लेते हैं? मैथ का सहारा लेते हैं। फिजिक्स पढ़ने के लिए आप किसका सहारा लेते हैं? मैथ का भी लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी का भी लेते हैं। और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तो आप फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी के लिए सारे। और सोशियोलॉजी में आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 2 उप सिद्धांत है इसके, एक घटती हुई सरलता और बढ़ती हुई जटिलता। घटती हुई सरलता का अर्थ है कि मैथ सबसे सरल है, धीरे धीरे आप जटिलता की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि आप सोशियोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। और 3 चरणों में और बांटा गया है, जैसे एक धर्मशास्त्री, एक अमूर्त स्तर और एक है प्रत्यक्षवादी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। और धर्मशास्त्रीय में इन्होंने एक प्रेतवाद, ठीक है, प्रेतवाद हैं, और बहुदेववाद हैं, और एक किशोरवाद हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और काम्टे ने मानवता का पुजारी कहा जाता है इसको, और इसने एक पुस्तक लिखी फिलोसॉफी, पॉजिटिव फिलोसॉफी, उसमें सोशियोलॉजी वर्ड का प्रयोग किया गया है सबसे पहले। तो ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए दुर्खिम। दुर्खिम के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दुर्खिम आधुनिक समाज शास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इसने बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया सब्जेक्ट को, ठीक है। समाज शास्त्र जैसे कि विषय को स्वतंत्र विषय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन है? दुर्खिम जी हैं, ठीक है। इन्होंने सिद्धांत दिया धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत, और एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिपब्लिक लाइफ में दिया है, और संसार को पवित्र और लौकिक में बांटा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और धर्म सामूहिक प्रतिनिधान है, ऐसा कहने वाले कौन है? दुर्खिम में। अर्थात धर्म किसी समूह के विश्वासों, मान्यताओं आदि का क्या है? प्रतिनिधित्व करता है। टोटमवाद की अवधारणा या संकल्पना किसने दी? तो दुर्खिम ने दी है। टोटम को धर्म का सार कहा जाता है। ये ऐसी लाइन हूबहू पूछी जाती है एग्जाम में। टोटम ऑस्ट्रेलिया में अरुणा जनजाति थी, ठीक है, और किसी भी पक्षी को या ये धर्म को मेन चिन्ह मान लेते थे, और धर्म का आरंभिक स्वरूप यहाँ से है। तो इन्होंने इसका क्या क्या अध्ययन किया था, इसलिए। आत्महत्या का सिद्धांत भी दुर्खिम ने दिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी दी सुसाइड, ठीक है। इन्होंने प्रकार बताए आत्महत्या के, एक है अहमवादी आत्महत्या, एक है प्रार्थवादी आत्महत्या, एक है भाग्यवादी आत्महत्या, एक है नियम विहिता एनोमी या एनोमी कह सकते हो। अहमवाद ये है कि व्यक्ति और समाज इतना दूर हो जाता है व्यक्ति समाज से कि वो आत्महत्या कर लेता है, या और दूसरा आप पढ़ते हैं प्रहार्थवादी, इसमें व्यक्ति समाज के इतना निकट आ जाता है कि उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। और तीसरा भाग्यवादी, यानी कि अपने भाग्य को कोस कर वो आत्महत्या कर लेता है। और चौथा है नियम विहिता या आपको एनोमी, अचानक समाज में कोई परिवर्तन आ गया तो वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये प्रकार बताएं। और क्या बताया है दुर्खिम ने? दुर्खिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपके लिए। श्रम विभाजन का सिद्धांत बताया इन्होंने। इसके अभाव में समाज की हम निरंतरता प्रभावित हो सकती है। कारण इन्होंने बताया कि जनसंख्या के भौतिक घनत्व में वृद्धि, जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि। समाज को 2 प्रकार बताए, एक है यांत्रिक एकता वाला समाज, एक है सावयवी एकता वाला सिद्धांत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट लेना, ठीक है। देखिए यांत्रिक एकता और सावयवी एकता क्या अंतर है? इसमें भावनात्मक निकटता होगी क्योंकि ये परंपरागत हैं, ठीक है, इसमें कम होगी क्योंकि अभी की है ना श्रम विशिष्टता का अभाव है, लेकिन यहाँ पर विशिष्टीकरण है।
और यहाँ पर सरल श्रम विभाजन है, जबकि यहाँ पर कठिन है। और दमनकारी कानून है, यहाँ क्षतिपूर्ति कानून है। तो ये अंतर ध्यान रखना है, ठीक है। और सामाजिक तथ्यों की अवधारणा किसने दी? ये भी दुर्खिम ने दी। सीधी ऐसी लाइन पूछी जाती है सीधी कि सामाजिक तथ्यों की अवधारणा किसने दी? तो दुर्खिम ने दी। किस पुस्तक में दी पूछे तो न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में दी, ठीक है। पुस्तकें मैं अलग से आपको एक PDF सेंड कर दूंगा, वो याद कर लेना आप। मैक्स वेबर ने सिद्धांत दिए पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म की भूमिका से संबंधित भूमिका, ठीक है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सत्ता संबंधी सिद्धांत, नौकरशाही का सिद्धांत, आदर्श प्रारूप का सिद्धांत, ये सिद्धांत रट के चला जाना, बस आपका काम हो जाएंगे, ठीक है। समाज शास्त्र की क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है, ऐसा मैक्स वेबर ने कहा। सामाजिक क्रिया, ये क्रियाएं वर्ड को पकड़ो, कीवर्ड को पकड़ो और मैक्स वेबर लगाओ। अवधारणा दी आदर्श प्रारूप और वर्स्टेन, किसने दी? मैक्स वेबर ने। भारत में समाज शास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ? यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो ध्यान रखना। सबसे पहले बताया कि भारत में जो समाजशास्त्र विषय की जो पढ़ाई है 1914 में हुई थी, बम्बई यूनिवर्सिटी अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत, ये अर्थशास्त्र का विभाग था, उसमें हुई, ठीक है। 1917 में BN सील ने कलकत्ता में अर्थशास्त्र विभाग की पढ़ाई शुरू कराई थी। 1919 में भी समाजशास्त्र विभाग में बम्बई यूनिवर्सिटी में, ठीक है। भारत में फर्स्ट या पहले समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष कौन है? पैट्रिक गिड्स। मैंने भारतीय नहीं बोला है, फर्स्ट समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष पूछा है, ठीक है। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और पहले समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष जो भारतीय बने वो थे राधा कमल मुखर्जी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना, ठीक है। 1923 में आंध्र और मैसूर में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। 1927 पुणे में विश्वविद्यालय समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई और 1952 में घुरिये ने के प्रयासों में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। और समाजशास्त्र की पहली पत्रिका सोशियोलॉजिकल बुलेटिन को प्रकाशित किया और भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है दुर्खिम को। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और भारत में विद्या उपाध्याय के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले कौन हैं? दुर्खिम साहब हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दुर्खिम को याद कर लेना। और इन्होंने ईडियोलॉजी का प्रयोग, ईडियोलॉजी यानी समाज में ये ईडियोलॉजी का अर्थ क्या होता है देख लीजिए। हिंदी में मैंने बता दिया। जैसे एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण का एक क्या है? उपागम है, जो समाज के क्रम में धर्म ग्रंथ, साहित्य, इतिहास, अभिलेख, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि के आधार पर अध्ययन करने की बात करता है। राधा कमल मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय के पहले भारतीय विभाग अध्यक्ष बने। द्वंद्वात्मक भौतिकवादी और मार्क्सवादी संघर्षवादी की अवधारणा देने वाले हैं राधा कमल मुखर्जी। योगेंद्र सिंह भारतीय समाज का अध्ययन एकीकृत उपागम के आधार पर करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। परंपरागत तथा आधुनिक समाजशास्त्री अध्ययन करने वाले कौन है? योगेंद्र सिंह। AR देसाई, इनकी अवधारणा भी द्वंद्वात्मक हैं, भौतिकवाद हैं, संघर्षवादी हैं, मार्क्सवादी हैं। इन्होंने बुक लिखी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। जॉनसन की परिभाषा ध्यान रखना। अब समाज शास्त्र की कुछ विशेषताएं हैं वो आपको नोट करनी है। जैसे जॉनसन ने कहा कि जो समाज शास्त्र है वो सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला विषय है, ठीक है। मैकाइवर ने कहा समाज शास्त्र सामाजिक संबंध, मैंने कहा सामाजिक संबंध, देखो मैकाइवर आएगा। वर्ड ने कहा समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है। मैक्स वेबर ने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक क्रिया, मैक्स वेबर ने, मैंने कहा था क्रिया को क्या करो, कीवर्ड करो यहाँ पर। और डेविस किंग्सले ने समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है, यानी कि आप किंग यानी राजा को अगर शासन करना है तो मानव को समझना पड़ेगा, तो मानव का क्या करना होगा? समाज का अध्ययन करना पड़ेगा। काम्टे समाजशास्त्र मानव प्रकृति एवं विकास का क्या है? अध्ययन विषय है। दुर्खिम कहता है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कर, मैंने कहा तथ्यों का अध्ययन किसने किया था? दुर्खिम, मैंने आपको बताया था। कुछ स्टेटमेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। ऐसा किसने कहा? रॉबर्ट बी रिस्टवीट ने कहा था। इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का क्या है? इतिहास है। ऐसा किसने कहा? जॉर्ज E. हॉबर्ट ने कहा। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र दोनों क्या है? जुड़ा बहन है। ऐसा किसने कहा? क्रोबर ने कहा। समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो समाज का क्या करता है? अध्ययन करता है। ऐसा किसने कहा? ओडम ने कहा। अब समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर, इसका कैसा है? देखिए काम्टे और दुर्खिम क्या समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में क्या करना चाहते? उसको अध्ययन करना चाहते, उसको विषय भी कैसा बनाना चाहते थे? विज्ञान के तौर पे। यानी कि इन्होंने जो अध्ययन किया वो प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया। स्टुअर्ट चेंज, विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय वस्तु से है। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। कॉल पियर्सन का सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है न कि उसकी अध्ययन सामग्री का विषय वस्तु में है। यानी कि यहाँ पर इसका नेचर कैसा बताया जा रहा है? साइंस बताया जा रहा है, विज्ञान।
देखिए जो वैज्ञानिक पद्धति होती है उसमें मैं आपको बता दूं कि उसमें कार्य कारण संबंधों पर आधारित होती हैं। किसी भी मूल्य धारणा, पूर्वाग्रह या मानसिकता से हटकर तटस्थ इसका अध्ययन किया जाता है। वस्तुनिष्ठा यानी कि जैसी वस्तु जैसी घटना है उसका वैसा का वैसा आपके समक्ष रखना क्या है, वस्तुनिष्ठा है, सत्यापनीयता है, सामान्यीकरण है, पूर्व अनुमान और भविष्यवाणी भी इसमें क्या होती हैं, संभव होती हैं। तो ये वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। एक विज्ञान के रूप में जो समाजशास्त्र आया है उसके बारे में देखिए। जो समाजशास्त्र है वो सामान्य विज्ञान है, सही है, क्या विशेष विज्ञान है, नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, क्या ये कथन सही है, तो आप क्या सही कहेंगे, नहीं, ये क्या गलत है। समाजशास्त्र एक अनुभाविक विज्ञान है, सही है। समाजशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है, गलत है, क्योंकि आप आदर्श समाज को मान सकते हैं लेकिन ऐसा गलत है। समाजशास्त्र समाज में क्या है का अध्ययन करता है, सही है। और पूछ ले कि समाजशास्त्र में क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है, साफ गलत है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और समाजशास्त्र क्या है, अमूर्त हैं। ठीक है, समाजशास्त्र की जो विषय वस्तुएं दो भागों में बांटी गई कामटे द्वारा। तो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तुएं कामटे दो भागों में, एक है सामाजिक भौतिकी, एक सामाजिक गतिकी। यानी कि सामाजिक भौतिक का अर्थ है कि कम परिवर्तनशील, जैसे आप धर्म देखते हो, संस्कृति देखते हो, मूल्य, परिवार, ठीक है, ये क्या है, कम। जबकि सामाजिक गति की होती है उसमें गतिशील पक्ष होता है, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आप देखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। दुर्किम ने 3 बताए, सामाजिक आकार की, सामाजिक कार्य की, सामान्य समाजशास्त्र। सामाजिक आकार की, आकार जैसे जनसंख्या के घनत्व में आकार। सामाजिक कार्य की, जैसे आप संस्थाएं देखते हो, धर्म देखते हो, परिवार, कानून, ये सब। गिन्सबर्ग ने 4 बताई। कौन कौन से, सामाजिक अधिकारी की यानी जनसंख्या, पर्यावरण, सामाजिक प्रक्रिया, सहयोग, संबंध, सामंजस्य, सामाजिक नियंत्रण, परिवार, कानून, राज्य, सामाजिक व्यय, गरीबी, भ्रष्टाचार। ठीक है, समाजशास्त्र के जो विशेष क्षेत्र 2 संप्रदाय, एक स्वरूपात्मक संप्रदाय, एक है समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक संप्रदाय में क्या है, ये जर्मन थॉट से ध्यान रखना है। ठीक है, संस्थापक कौन है, जॉर्ज सिमेल है। सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूप का क्या करता है, अध्ययन करता है। समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान क्या बनाना चाहते हैं, कौन, दुर्किम, सोरोकिन, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग। ठीक है, N+1 का सिद्धांत किसने दिया, तो सोरोकिन ने दिया। सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, समाजशास्त्र सभी विज्ञानों में क्या है, उपस्थित सामान्य विषय का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है, जिसमें आप कुछ भी एक ऐसा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र का जो परिप्रेक्ष्य का अर्थ है कि देखने का नजरिए, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं पर्सपेक्टिव। लैटिन शब्द बना है पर्सपेक्ट से, मीनिंग होता है सीन थ्रू, यानी आर पार देखना, इसे कहते हैं परिप्रेक्ष्य। जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य हैं, विषय को अन्य विषय या विज्ञानों से पृथक कर अध्ययन का एक दृष्टिकोण होता है, उसे कहते हैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे एक है संरचनात्मक प्रकार्यवादी, और ये संरचनात्मक प्रकार्यवादी के जो समर्थक हैं दुर्किम, मर्टन, पारम्पस, एमन श्रीनिवास। जो संघर्षवादी, मार्क्सवादी, वामपंथी है, द्वंद्वात्मक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, मार्क्स, कोजर, डीपी मुखर्जी, AR देसाई। ठीक है, अंतक्रिया के आपको मैंने कूले, लिंटन, मीड, ये भी ध्यान रखना। और नर जाति के बारे में आपको पता है, गौरफिंकल। कौन है, गौरफिंकल। और प्रघटना शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के हैं, और इसको मूल तो इसके हुसरल हैं, लेकिन ये पूछा जाता है, लोकप्रिय बनाया शूटर्स ने, तो ये पूछा जाता है। देखिए, भ्रष्टाचार के अर्थ स्वरूप पढ़ोगे तो उसमें से क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। क्वेश्चन बनता है समितियों से, ठीक है, संस्थाओं से, भ्रष्टाचार के निवारण से क्वेश्चन बनता है। तो जो चीज़ आती है बस वो पढ़ो आप। जैसे कि 1947 में बक्सी टैक्सन समिति, 1950 में ये क्या है, भ्रष्टाचार की समितियाँ बनाई गई हैं कि कैसे रोका जाए भ्रष्टाचार को। 1966 में संतानम समिति बनी थी, इन्होंने कहा कि एक केंद्रीय सतर्कता आयोग को क्या करो, आप स्थापना करो। 1993 में NN बोहरा समिति, द्वितीयक प्रशासनिक प्रयोग। ये जो द्वितीयक प्रशासनिक प्रयोग है ये भ्रष्टाचार निवारण के लिए नहीं था, लेकिन इसने कुछ सुझाव दिए तो ये मान लिए। जैसे इसकी अध्यक्षता थे वीरप्पा मोइली, इन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। भ्रष्टाचार निवारण हेतु जो सरकार की जो संस्थाएं हैं, जैसे CVC 1964, 1956 ED, ये डेट याद करने जाना क्योंकि ED अभी बहुत फेमस में है। ठीक है, तो 1956 में ED, 1963 में CID। ठीक है, तो इसकी स्थापना से संबंधित है। और राज्य सरकार की संस्थाएं, जैसे राज्य में ACB है, CID है, कानूनी प्रयास भी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, बेनामी परिसंपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1988, गैर कानूनी क्रियाविधि प्रतिषेध 1967, धन शोधन निवारण अधिनियम 2013। तो ये कंफर्म याद करके जाना, क्योंकि यहाँ से तो कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। डेविस ने, देखो गरीबी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ समाजशास्त्र कौन था, डेविस। इसने 3 कारण बताए कि गरीबी क्यों होती है। एक तो व्यक्ति खुद होता है गरीबी का कारण, एक सामाजिक संरचना, समाज का संरचना ही कुछ ऐसा है कि व्यक्ति गरीब हो जाता है, एक है उप संस्कृति, संस्कृति की भी एक संस्कृति होती है तो वो व्यक्ति को गरीब बना देती है।
अब एक है HIV, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है पूरा नाम। ये एड्स क्या होता है, ये अपने शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। कोई भी घाव या कोई भी बीमारी लगती है तो वो ठीक नहीं होती है, व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। इसका पहली रोगी आपको 1981 में अमेरिका में मिला था, और भारत में पूछे तो मिला था 1986 मद्रास चेन्नई में, राजस्थान में मिला था पुष्कर में 1987 में। क्यों होती है ये, इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो भाई इसके एक यौन संपर्क से भी हो सकता है, संक्रमित सुई से प्रयोग से भी हो सकता है, संक्रमित रक्त से भी हो सकता है, संक्रमित माता के शिशु में। तो ये जो एड्स होता है, एड्स के ग्रुप बताओ जो ज़्यादातर एड्स देखने को मिलता है, जैसे वेश्याओं में देखने को मिलेगा, किन्नर में, नशेड़ी हैं, ड्रग्स का पान करते हैं, संक्रमित माता है या ट्रक ड्राइवर हैं, इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है एड्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं विवाह। देखिए जो विवाह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बुक के तौर पर, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, KM कपाड़िया, ठीक है। KM कपाड़िया, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार हैं, ऐसा ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 8 प्रकार होते हैं हिंदू विवाह के, आपको बता दें कि ब्रह्म विवाह, यानी कि वर वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, यानी कि जो दुल्हा है वो वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, ब्राह्मण वर्ण का होना चाहिए, उसको वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित कन्या का प्रदान किया जाए, वो ब्रह्म विवाह होता है। देव विवाह क्या है, किसी भी व्यक्ति को जो गुणवान होना चाहिए, रूपवान होना चाहिए, उसको वस्त्र आभूषण के साथ सुसज्जित कन्या को देना क्या है, देव विवाह है। आर्ष विवाह क्या है, आर्ष विवाह इच्छुक व्यक्ति को गाय बैल की जोड़ी देना, ठीक है। और प्रजापति विवाह क्या है, कन्यादान, जो आजकल प्रचलन में है ये विवाह, ठीक है। गंधर्व विवाह, लव मैरिज, ठीक है। असुर विवाह क्या है, कन्या को क्रय या विक्रय किया जाता है, वो कन्या विवाह है। राक्षस विवाह क्या है, युद्ध करते, युद्ध में कुछ भी महिलाएं मिल गई उसका अपहरण कर लिया जाता है, तो ये। 50 विवाह क्या है, सोई हुई कन्या से यौन संबंध बनाकर और उससे विवाह करना, और ये सबसे निम्न कोटि का माना जाता है, ठीक है। और 4 विवाह हमारे लिए उच्च कोटि के माने जाते हैं, और सबसे उच्च कोटि का विवाह ये है। मुस्लिम विवाह में हमारे जो हिंदू धर्म में विवाह को संस्कार माना गया है, मुस्लिम धर्म में विवाह को एक समझौता माना गया है, जिसे निकाह भी कहते हैं। मेहर एक ऐसी राशि है जो विवाह के समय वधू को दी जाती है कि जब भी तलाक हो जाए तो उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि वो आगे अपना जीवन निर्वहन कर सके, ठीक है। तलाक ए मुद्दत का उल्लेख मूल कुरान में नहीं है, इसको जोड़ा है सुन्नी मुसलमानों ने, यानी कि तलाक नाम का ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी इनकी, लेकिन सुन्नी मुसलमानों ने ये व्यवस्था की है। 4 प्रकार के इनके विवाह होते हैं। सबसे उच्च कोटि का इनका विवाह होता है निकाह, ठीक है। और मुता विवाह होता है, निश्चित अवधि के लिए किया जाता है कि हम इतने महीने के लिए, इतने सालों के लिए पति पत्नी रहेंगे, बाद में नहीं रहेंगे, ये निश्चित है। और फासिद होता है अनियमित, भविष्य में वे ठहराया जा सकता है, ठीक है। वातिल, इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता ये विवाह। और विवाह से संबंधित कुछ कानून बने, ये डेटे हैं, तो मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, इस PDF से आप इसको रट लेना, ठीक है। और थोड़ा ये ध्यान रखना, लेविरेट विवाह क्या होता है। देखिए जो लेविरेट विवाह होता है ये देवर विवाह होता है। देवर विवाह क्या हुआ, जैसे पत्नी का पति मर गया तो उसका भाई से वो शादी करेगी, लेविरेट विवाह। सॉलिरेट विवाह क्या होता है, साली विवाह, यानी कि पति की पत्नी मर गई तो पत्नी की बहन से शादी करना साली विवाह हो गया। और भातृक विवाह क्या होता है, बहु विवाह। पांचाली का उदाहरण आप देख सकते हैं, बहुत सारे उसके पति है लेकिन पति क्या है, भाई है आपस में। अनुलोम विवाह क्या है, हस्बैंड उच्च कुल का होगा, वाइफ निम्न कुल की होगी। प्रतिलोम विवाह क्या होता है, हस्बैंड निम्न कुल का, वाइफ उच्च कुल की। तो ये मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, फालतू गाइडों के पीछे मत भागो, ठीक है। तो धन्यवाद, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।